और उस स्टेज पे पाकिस्तान टीम ने उनको जल्दी आउट किया और सिर्फ बहुत ही कम लीड जो कि 42 रन की लीड थी वो लेने दी इंग्लैंड को पहली इनिंग में। इसी से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ पाकिस्तान बैटिंग का, वरना अदरवाइज एक दफा एक टीम 99 पे आउट हो जाए पहली इनिंग में तो ऑलमोस्ट वो टेस्ट मैच हार जाती है। अगर यहाँ देखें सिचुएशन चेंज हो गई और अब पाकिस्तान ने बैटिंग की और खासतौर से यूनुस खान और अजहर अली ने एक ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ अब मैं अभी तक समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये टेस्ट जीतना चाहिए, कोई वजह नहीं है। लेकिन आप जाहिर है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इंग्लैंड को 99 के टोटल को डिफेंड करो। वही मैं बता रहा हूँ ना कि असल जो चेंज आया इस टेस्ट मैच में, वरना तो पाकिस्तान जब 99 पे आउट हुआ तो वो उसके बाद तो वो टेस्ट उनको बचाना बड़ा मुश्किल था, जबकि अब ऐसी पोजीशन में आ गए कि इस टेस्ट को जीतना चाहिए उन्हें। उसकी जो बेसिक वजह मैं बता रहा हूँ यही बता रहा हूँ कि हमारी बॉलिंग ने जो थ्रू आउट इस सीरीज में अच्छी बॉलिंग की और खास तौर से उस टेस्ट मैच में जब 99 पे जब एक टीम आउट हो जाए तो दूसरी टीम जो बैटिंग करने आती है उस पर कोई प्रेशर नहीं होता और सारा गेम यहाँ प्रेशर का है। तो उस सिचुएशन में जब प्रेशर भी नहीं है इंग्लैंड की टीम पर, जब उन्हें जल्दी आउट कर लेना तो जाता है गोज टू बॉलर्स और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ पाकिस्तान बैटिंग का कि भाई हम वापस गेम में आ गए और उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। अच्छा जलाल साहब, इंग्लैंड की टीम जाहिर है कि वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त टॉप पर है और 2 दिन भी बाकी हैं। आप समझते हैं कि इंग्लैंड की टीम किसी तरह बावकार बना सकती है, उसमें ये कैपेसिटी है कि वो इस टेस्ट मैच को जीत सके या ड्रॉ कर सके? देखिए ऑड्स तो सारे उनके अगेंस्ट है। एक तो लास्ट इनिंग वो खेलना है, फिर 300 प्लस का एक टारगेट है उनके सामने, फिर सारी चीजें जो उन्होंने पिछली सीरीज में हमने उनकी बैटिंग देखी है, अब क्योंकि अब तो सारा खेल बैटिंग पे रह गया ना उनकी, तो वो उन्होंने किसी भी टेस्ट मैच में अच्छी नहीं करी। इन सब चीजों को देखते और फिर आपको पता है कि पिच जो है जो आइंदा आने वाला दिन है उसके बाद का दिन है उसमें खराबी होनी है जो पहले से अब बेहतर नहीं होगी बल्कि उससे कुछ ना कुछ में ऐसी होगी जो कि बैटिंग के लिए मुश्किल डाल सकती है, बॉलर को सपोर्ट कर सकती है। तो ये सारी चीजें तो उनके अगेंस्ट है, तो इस सारी ऑड्स के अगेंस्ट जीतना उन्हें ये मैच बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मैं नहीं समझता कि ये जीते, पाकिस्तान इसको इस टेस्ट मैच को जीतेगा और अगर इंग्लैंड जीतता तो इट्स अ मिरेकल फॉर मी। मैं मेरे पॉइंट ऑफ जी ये हम बता चुके हैं कि अगर पाकिस्तान जीता तो हिस्ट्री क्रिएट होगी और 105 साल तारीख में 105 साल में ये शायद दूसरी बार होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था 105 साल पहले। साजिद खान साहब, आप समझते हैं कि ये जो विकेट है जाहिर है ये उस पहले टेस्ट की विकेट से कहा जा रहा है कि डिफरेंट विकेट पे खेला गया है, उस विकेट पे ये नहीं था जिस पे पहला मैच पाकिस्तान ने जीता। आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश बैटिंग में जिस तरह यूनुस खान आउट ऑफ फॉर्म थे उन्होंने अपना टच हासिल कर लिया है, जो इंग्लिश बैटिंग फ्लॉप रही है, आप समझते हैं कि इतना फुटवर्क इतनी टेक्निक है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स का मुकाबला कर सकते हैं? सरदार भाई, जिस तरह आपने बताया ये जो टेस्ट मैच की जो विकेट है थोड़ी वाकई में डिफरेंट है और जिस तरह फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की और गुरु के बॉलर जिस तरह बॉलिंग की और नया बॉल जिस तरह स्विंग और हमारे उमर गुल ने जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह आपने बात की गोरो की टेक्निक, गोरे तो लग ही नहीं रहे क्रिकेट खेलना है, जहां स्पिनर में वैसे ही आपको पूरी दुनिया को पता वो खेलना ही नहीं जानते। और जिस तरह सईद अजवर ने और अब्दुल रहमान ने बॉलिंग की और हफीज ने जितना उनको सपोर्ट की है टोटली आउट क्लास कर दिया। और सरदार भाई जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं जो देख रहे हैं 37 लेग भी 4 होना इस सीरीज में बहुत बड़ी बात है। आप देखें 37 वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी भी टेस्ट सीरीज में 37 लेग भी होना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह ये सीरीज की हम बात कर रहे हैं और वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड की आप देखा जाए 2020 की चैंपियन है, टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड वर्ल्ड कम बैक करने की बड़ी एबिलिटी रखती है, मगर टोटली जिस तरह हमारे स्पिनरों ने बॉलिंग की और जिस तरह मिसबा ने कप्तानी की और जिस तरह टीम सपोर्ट है और मिसबा ने जिस तरह अपने इंटरव्यू में भी कहा मेरे रोल मॉडल यूनुस खान है, जितना प्रेशर यूनुस खान को था इस टेस्ट मैच पे और यूनुस खान ने जिस कमांड से बैटिंग की और जिस कमांड से उसको अजहर अली को लेकर गया, जितनी उनकी तारीफ की जाए कम है। और जिस तरह असद की आपने अपने शुरू में बात की थी, नौजवान टैलेंटेड बैट्समैन असद शफीक ने उनको हालांकि 40, 35, 65 जिन्होंने रन बनाए उसके बाद उनको एक बहुत ड्यू है एक लंबी इनिंग खेलना कि उनको भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जिस दिन उन्होंने सेंचुरी बनाना शुरू कर ली तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग में यंगस्टर अजहर अली, असद शफीक पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। जलालुद्दीन साहब जी, अब अगर पाकिस्तान की इन 2 बैट्समैन की आप इनिंग सेकंड इनिंग में निकाल दें अजहर अली की और यूनुस खान की 157 और 127 तो मिसबाह उल हक ने 31 स्कोर किए हैं, हफीज ने 21 रन स्कोर किए हैं। इस फ्लॉ को आप कहाँ पे लेके जाएंगे? अगर इंग्लिश बॉलिंग थोड़ी सी और स्ट्रांग होती तो आप क्या सकते हैं टेक्निकली पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है? देखिए बड़े एक लंबे अरसे से हमारे यहाँ बैटिंग की प्रॉब्लम है, उसमें कुछ तो टेक्निकल एरियाज हैं जहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं, उसके अलावा जो दूसरे एरियाज हैं जिसमें आप जिसे हम मेंटल टफनेस कहते हैं
या गेम अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वो चीजों में भी बड़ा लैग कर रहे हैं। तो बैटिंग का तो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से, और आप देखेंगे टाइम टू टाइम हम एक्सपोज होते रहते हैं। हालांकि पिछली 3 सीरीज से हम इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसके बावजूद हमने बैटिंग में कोई खातिर खवा ऐसी बात नहीं की कि आपको लगे कि आप डिपेंडेबल हमारी बैटिंग होगी। खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलने लगते हैं। वो कब अच्छा खेलते हैं? जब आइडियल कंडीशन होती है फॉर बैटिंग। मसलन पिच फ्लैट हो, बॉलर आपके इतने स्ट्रांग ना हो आपके ओपोनेंट साइड के, और आपके एक आध कैच छूट जाए, तब आप परफॉर्म करते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की बैटिंग अभी भी वनरेबल है और वो डिपेंडेबल नहीं है। गो के टाइम टू टाइम अच्छा भी खेलते रहे, वो सारी डिपेंड करता है किस सिचुएशन में खेल रहे थे वो। तो बैटिंग आपको अगर अब बात क्या हो रही है, अब हम बात कर रहे हैं ज्यादातर अपने आप को नंबर 1 टीम बनाने की। तो जो हमारी ये बैटिंग स्ट्रेंथ है, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आया, जो कि आजकल खेल रहा है उनमें, जो आजकल अवेलेबल प्रेजेंट प्लेयर हैं उनकी, जो कि टेक्निक तो वो ज्यादा इम्प्रूव कर नहीं सकते इस स्टेज पे आगे, टेक्निक में तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। हाँ, मगर उनको दूसरे एरियाज में डेवलप किया जा सकता है। अपने उन्हें स्ट्रांग पॉइंट पता हो, अपनी स्ट्रेंथ पता हो, अपनी वीकनेसेस को समझते हो, उसके मुताबिक इनिंग को अपनी वो गैदर करें, अपनी इनिंग को मैनेज करें। ये चीजें अगर वो डेवलप कर लेते हैं तो आगे चल के ये कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर सकते हैं। मगर इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस तो ओवरऑल टीम की अच्छी है, मगर बहुत से आपके ग्रे एरियाज है। उसमें नंबर 1 आपकी बैटिंग है, देन फील्डिंग है। हाँ, बॉलिंग आपकी बड़ी जबरदस्त इस वक्त फॉर्म में भी है, और जो बॉलर दोनों इस वक्त हमारे स्पिनर्स, खासतौर से सईद अजमल और अब्दुल रहमान, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास बॉलरों में आ रहे हैं इस वक्त। तो ये सारी चीजें देख के आपका जो अभी भी वीक एरिया है वो आपकी बैटिंग है, और वो किसी वक्त भी आपको लेट डाउन कर सकती है। और इस सीरीज में भी 1-2 दफा हुआ, मगर बॉलर ने उसको बहुत फुली सपोर्ट किया कि आप वापस गेम में आ गए। साजिद खान, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बड़ा फॉलो करते हैं, और जिस तरह के जलाल ने कहा कि बैटिंग हमारा ग्रे एरिया है, और हमने ये भी देखा है कि बाज़ खिलाड़ी जो कि बहुत अच्छा डोमेस्टिक में स्कोर करते रहते हैं, हमने उस दिन फैसल इकबाल की भी बात की थी, यानी ऐसे बैट्समैन जो कि मेंटली टफ होते हैं। और आपको बैट्समैन आपको नजर आता है डोमेस्टिक हमारे सीजन में जिसको अभी तक मौका नहीं मिला? देखिए, अगर हम बात करें अभी पाकिस्तान की वनडे टीम की अनाउंस कर रहे हैं, और आपने बात की समी मोस्ट टैलेंटेड है, और समी और ठूर और जिस तरह कारकर्दगी दिखाई, शोएब मलिक बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फैसल इकबाल की हमने जिस तरह बात की थी, फैसल इकबाल, अनवर अली बड़ी अच्छी फॉर्म में, और अनवर अली ने जिस तरह काजन ट्रॉफी में बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर है। सरफराज ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बदकिस्मती अभी तक टीम में आउट, सरफराज को प्रॉपर मौका मिलना चाहिए। जिस तरह आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जिस तरह पीआई की उसने कप्तानी करके पीआई को टूर्नामेंट जिताया, और जिस तरह उनकी टीम ब्लेंड करती है, मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन सरफराज विकेट कीपर मौजूद है। वनडे में अभी भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर इलियास उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर लाइक इन डिसलाइकिंग का सिलसिला पाकिस्तान टीम में अभी भी मौजूद है। अभी भी कुछ लोग चाहते हैं वो टीम में ना आए, तो मगर ये समझता हूँ इलियास साहब उसको सपोर्ट करें और सरफराज को मौका मिलना चाहिए वनडे में। तो जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में तनवीर की हम बात करें, पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर हैं, पिछले दिनों सिंध का मैच हुआ, और जिस तरह उन्होंने अपने कोच और कप्तान से बदतमीजी की, और उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था एज ए फास्ट बॉलर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है एज ए क्रिकेटर। ड्रेसिंग रूम का माहौल ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कहने लगे मैं ही आप लोगों के लिए खुशकिस्मती है, मैं अगर मैच खेलने आ जाऊं, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये आने वाले जो यंगस्टर जो ड्रेसिंग रूम होंगे क्या सबक सीखेंगे? पाकिस्तान का फास्ट बॉलर इस तरह की ये बात कर रहा है, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जलाल साहब, ये फरमाइए कि वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर के लिए टीम में शामिल किया, आपको कितनी हैरत है इस बात पे कि तीसरा टेस्ट मैच भी हो चुका है और उनको नहीं खिलाया जा रहा? आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? मेरिट पे उनकी जगह बनती थी क्या नहीं बनती? बजाहिर तो जब उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था तो यही बात हो रही थी कि आईसीसी ने कुछ उन पे ऐसी कंडीशंस रखी हुई है, शायद बोर्ड को बताई हुई है कि इनको सिलेक्ट न किया जाए। मगर वंस जब वो सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद तो ये चीज शायद अब नहीं लग रही कि ये ऐसा कुछ है। जहां तक रहा मेरिट की बात, देखें वो अपनी जगह जब खेल रहे थे तो वो उस वक्त टीम में ऑलमोस्ट स्टैब्लिश हो गए थे, मगर जब उनके पास गैप आया तो दूसरे बॉलर्स आए और उन बॉलर्स को मौका मिला, उन्होंने भी परफॉर्म कर दिया। मसलन जुनैद खान और चीमा, ये इन्होंने परफॉर्म किया। तो जब एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है और वो ऑलरेडी खेल रहा होता है तो पहले अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। अभी ये उस तरह के स्टैब्लिश प्लेयर नहीं थे जैसे कोई वसीम अकरम हो या वक़ार यूनुस हो जो आती टीम में खेलेगा, तो इस लिहाज से उनकी इनिशियली तो जगह नहीं बननी थी। जो बॉलर्स खेले उन्होंने परफॉर्म करता रहा ऑन ऑफ, तो इसलिए उनको जगह नहीं मिल रही। मगर वो उस
पूल में मौजूद हैं जिसमें किसी वक्त भी वो खेल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ इस वक्त चीमा, अच्छा, अब चीमा खेला सही था जी, चीमा को पहले ही खेलना चाहिए था। अगर वहाब रियाज टीम में आ गए अब तब मेरा भी चीमा को खेलना सवाल, मैं चाहिए था। समझ गया आपका पॉइंट। अब ये बताइए कि अगर वनडे में भी वहाब रियाज को नहीं शामिल किया जाता, फिर आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि असल वजह क्या है उनको ना खिलाना? हाँ, फिर डेफिनेटली ये कोई पुअर प्लानिंग मैं कह सकता हूँ उसको, कि बगैर प्लानिंग के किसी को टीम में रख देंगे। वनडे का तो वो बहुत ज्यादा परफॉर्मर है वहाब रियाज, और वनडे क्रिकेट में मैं समझता हूँ उनको चीमा की जगह भी खिलाया जा सकता है, जुनैद खान की जगह भी खिलाया जा सकता है। तो अगर इसके बावजूद नहीं खिला रहा है, तो अगर आपका इशारा इस तरफ है कोई और वजह है, तो मुझे भी फिर वो वजह, मगर अगर वो वजह है तो फिर इनको टीम में क्यों रखा गया था? ठीक है ना। तो एक बर्डन बनता है कप्तान पे भी, जो थोड़े ऐसे प्लेयर जैसे शोएब मलिक एक जमाने में टीम में थे और वो बाहर बैठते थे, तो ये बर्डन हो जाता है कप्तान पे। ऐसे प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हों, जो स्टैब्लिश प्लेयर हों, वो बाहर बैठे तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी थोड़ा सा खराब होता है। या तो वो खेल रहा हूँ, बेंच पे बैठने से उनका मसला ये है कि टीम पे प्रेशर होता है और इवन कप्तान पे प्रेशर होता है। जब से शोएब मलिक को आया थोड़ा सा रिलीफ मिला मिसबा को। इसी तरह अब अगर ये वहाब रियाज बैठे हैं और हर आदमी उनके लिए बात कर रहा है, तो थोड़ा बर्डन बन रहा है किस पे? कप्तान पे और टीम मैनेजमेंट पे। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं बाद में टीम की परफॉर्मेंस पे। तो बहरहाल अगर वनडे में तो मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज को मौका मिलना चाहिए, अगर कोई कंडीशन पे आइड नहीं है तो। जलाल साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ। ख्वातीन और हज़रात, प्रोग्राम